तो देखे भाई क्या यहाँ पे सर्च कर रहा है। कह रहा था जीपीटी पे कुछ काम है। क्या काम है भाई, देखूँ ज़रा क्या सर्च। अरे बाप रे, ये क्या लिखा है, बालिका वधू के पुराने एपिसोड चाहिए। जब लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो अक्सर चिप्स, एल्गोरिदम्स और ट्रिलियन पैरामीटर मॉडल्स पर आ जाती है बात। लेकिन अक्सर ये मान लिया जाता है कि अगर आपके पास इनफ जीपीयूज़ हैं और इनफ अगर आपके पास डेटा है तो बाकी सब चल जाएगा, बाकी सब सेट हो जाएगा। लेकिन पिछले एक साल में चीज़ें कुछ और निकली हैं। एक कंस्टेंट ऐसा सामने आया है जिसका जीपीयूज़ से और कोड से कोई लेना देना नहीं है। मॉडर्न एआई डाटा सेंटर्स बिल्कुल ट्रेडिशनल सर्वर फार्म्स के तरीके नहीं होते। ये हाइपर स्केल कैंपसेस को हंड्रेड्स ऑफ मेगावाट्स कंटिन्यूस पावर चाहिए होती है, जो कि एक मिड साइज सिटी के बराबर होती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। वाट आवर एनर्जी का यूनिट होता है जो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन को मेजर करता है। मतलब अगर 1 वाट की पावर 1 घंटे तक इस्तेमाल की जाती है तो वह 1 वाट आवर कहलाती है। इससे हमें ये पता चलता है कि उस काम को करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। ठीक है। वैसे इसमें एक फैक्ट मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, आपने कुछ सर्च किया तो उसमें 0.3 वाट आवर्स एनर्जी कंज्यूम करता है वो। और जो लोग चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं वो लोग जब रिक्वेस्ट कोई डालते हैं, कोई प्रॉम्प्ट डालते हैं तो वो प्रोसेस होने के लिए 2.9 वाट आवर्स की एनर्जी ज़रूरत पड़ती है। आप एक फॉर एग्जांपल अगर एक चीज़ ये मान लीजिए कि अगर रोज़ 9 बिलियन सर्चेज हो रही हैं तो सिर्फ एक साल में लगभग 10 टेरा वाट आवर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ने वाली है। और ये सारी जो रिक्वेस्ट होती हैं ये सिर्फ कुछ ही सर्वर्स पर रीरूट होती हैं जो ये कंपनीज चला रही हैं। प्रॉब्लम ये है कि पावर ग्रिड्स कभी इस तरीके के सडन और कॉन्सेंट्रेटेड जो एनर्जी डिमांड है इसके लिए डिज़ाइन ही नहीं किए गए थे। ट्रांसमिशन लाइंस हो गए, अपने सबस्टेशंस हो गए, ग्रिड का अपग्रेड करना, ये प्लान्स डिज़ाइन करने में या बिल्ड करने में सालों लग जाते हैं। लेकिन एआई इंफ्रा जो आप देख रहे हैं बस कुछ ही महीनों में इतना एडवांस होता जा रहा है कि हर नई एआई एडवांसमेंट पिछले से ज़्यादा एनर्जी डिमांड कर रही है। एआई की एनर्जी डिमांड 2024 में 8 टेरावाट आवर तक थी, जो 2030 में 652 टेरावाट आवर तक पहुंच जाएगी। सिर्फ 6 सालों में लगभग 80 गुना इसमें बढ़ोतरी हुई है। बहुत ज़्यादा है ये तो। और ये रिपोर्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ने दिया है। 2022 के कंपैरिजन में 2026 में डाटा सेंटर्स में एक तेज़ी से बढ़त देखी जाएगी और साथ ही साथ इस गैप को ब्रिज करने का कोई तरीका किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। OpenAI का एक डेटा सेंटर पार्टनर है क्रूसो एनर्जी, तो उसने बूम सुपरसोनिक के साथ 29 गैस टर्बाइंस का ऑर्डर प्लेस किया है। अच्छा, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी फैसिलिटीज़ को पावर दे सके। बिल्कुल सही सुना आपने, वो ऐसा ही कर रहे हैं। ये वो कंपनी है जो कमर्शियल सुपरसोनिक फ्लाइट्स को वापस लाने वाली है और वही कंपनी अब आपकी लेट नाइट चैट जीपीटी की जो रिक्वेस्ट हैं उसको पावर देने में आपकी हेल्प करेगी। तो यानी लोग अब लेट नाइट गिबली आर्ट बनाएंगे। हाँ, भाई ने बोला करने का तो करने का। यहाँ पे एक छोटी सी डिटेल मैं ये ऐड कर देता हूँ कि सुपरसोनिक फ्लाइट्स वो एयरक्राफ्ट होते हैं जो साउंड की भी स्पीड से ज़्यादा तेज़ ट्रैवल कर सकते हैं। इन्हें यूएस और कई दूसरे रीजन्स में सोनिक बूम का जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है, हम लोग ने अपने ईवीएस में पढ़ा था, उसकी वजह से कई देशों में इसको बैन कर दिया गया था। लेकिन 2025 में जून में अपने ट्रम्प साहब ने एक यूएस प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू वो बैन हटा दिया। और ये सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है। इलॉन मस्क की भी जो एआई कंपनी है XAI, वो मीथेन फ्यूल्ड टरबाइन इंजन्स यूज़ कर रही है अपने एआई क्लस्टर्स को चलाने के लिए। इस चक्कर में उन पे फाइन भी लग चुका है। जैसे एयरक्राफ्ट इंजन्स कुछ होते हैं, PE-6000 जो थे वो पहले लॉन्ग हॉल एयरक्राफ्ट और मिलिट्री एयरक्राफ्ट के नाम पे यूज़ होते थे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में। अब वो मोबाइल पावर प्लांट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके एआई के डेटा सेंटर्स को रन कराने के लिए। फिर तो ये वेस्ट रिडक्शन के पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी बढ़िया है। बहुत लॉजिकल है। और क्या, प्लेन को स्क्रैप करने के बजाय इंजन्स को एनर्जी के सेक्टर में ले आओ। सेकेंड लाइफ मिली जा रही है उन्हें वहाँ पे। बढ़िया, प्लेन्स को डेटा सेंटर के पास पार्क करो, फ्यूल सप्लाई से कनेक्ट करो और कुछ दिनों में ऑफ ग्रिड पावर सप्लाई रेडी हो गई। लेकिन ये ट्रेंड एआई बूम के हिसाब से बिल्कुल भी लॉजिकल लगता है क्या? लगता तो नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहा है। दुनिया की इतनी बड़ी कंपनीज जो एडवांस कंप्यूटिंग सिस्टम है वो पूरा एविएशन के हार्डवेयर पर डिपेंड हो गए हैं और साथ ही साथ फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं सिर्फ इसलिए कि लोग रात में ऑनलाइन रह सकें। टर्बाइंस ये एफिशिएंट ज़रूर हैं लेकिन डिजिटल इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए थोड़ी ना बनाए गए थे भाई। दे वर मेड टू फ्लाई। और हद की बात यह है
कि डिमांड इतनी ज़्यादा इंटेंस हो चुकी है कि जितने भी इंडस्ट्रियल टर्बाइन्स हैं वो 2029 तक सोल्ड आउट भी हो चुके हैं। अच्छा, इसमें एक अनएक्सपेक्टेड अपसाइड भी है। क्या? जैसे जब एयरक्राफ्ट इंजन्स को पूरा स्क्रैप नहीं करना है तो मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल एमआरओ सेक्टर के लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। जिनके पास स्ट्रॉन्ग एमआरओ कैपेबिलिटीज़ हैं वो इन टर्बाइंस को रिफर्बिश कर लें या मेंटेन कर सकते हैं स्टेशनरी यूज़ के लिए। और क्या, पर इंडिया भी तो डेटा सेंटर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहा था। हाँ, 2027 तक पॉसिबिलिटीज़ हैं कि $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, एक मतलब कमिटमेंट नहीं है लेकिन कहा जा रहा है कि शायद $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट क्रॉस कर जाएगा, जिसमें कि अकेले रिलायंस ब्रुकफील्ड का लैब है वो $11 बिलियन का, तो अकेले वही 1 गीगावाट का डेटा सेंटर स्टैब्लिश करेंगे। अच्छा। और इसमें फ़ायदा ये हो रहा है ना कि गवर्नमेंट जो है एमआरओ, जिसका भी मैंने ऊपर बात किया था कि एमआरओ कैपेसिटी को गवर्नमेंट टैक्स और इंफ्रा के इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है। तो इससे हो ये रहा है कि इंजन स्पेशलिस्ट जो हैं उनको जो मार्केट चाहिए, एड्रेसेबल मार्केट, उसमें उनको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अब एनर्जी पावर जो कन्वर्जन हो रहा है वो भी उनके काम का एक हिस्सा बन जाएगा। जैसे कि प्रेसिजन इंजन वर्क में एक्सपीरियंस फर्म्स जो ये शिफ्ट हो रहा है एनर्जी पावर कन्वर्जन का, इसको कैप्चर कर सकती हैं, क्योंकि हैवी टरबाइन वर्क के लिए उनके पास यूनिक टेक और सर्टिफिकेशन स्किल्स जो ज़रूरी होती हैं वो उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन इन सब में एनवायरनमेंट का तो नुकसान होगा ही होगा। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियस सी बात है। मीथेन टर्बाइन्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इमिट करते हैं, बिल्कुल, जो कि कैंसर और सांस से संबंधी जो बीमारियां होती हैं जैसे कि अस्थमा, उन सब का रिस्क बढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो इस एमिशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी उसका क्या होगा? तो ये जो रिफर्बिश्ड जेट इंजन्स जो सिग्निफिकेंट CO2 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उससे यही होगा कि ग्लोबल वार्मिंग में फिर से कंट्रीब्यूट करेंगे ये लोग। ओरिजिनली थोड़ी ना ये सॉल्यूशन सोचा गया था, ये तो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन की तरह देखा गया था कि इन जेट टर्बाइंस या इंजन्स को एक टेम्परेरी सॉल्यूशन की तरह हम लोग रखेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि कहीं यही टेम्परेरी सॉल्यूशन सेमी परमानेंट ना बन जाएँ, क्योंकि जैसे जैसे भाई डेटा सेंटर्स नए नए आएंगे वैसे वैसे, मतलब डेटा सेंटर्स ऑनलाइन आएंगे वैसे वैसे अगर ग्रिड कनेक्शंस अगर ग्रिड कनेक्शंस नए नहीं आए तो ये जो टेम्परेरी सोल्यूशन है इसका रिस्क बढ़ रहा है सेमी परमानेंट बनने के लिए। और ऑब्वियस सी बात है, जैसा तुमने कहा, वो पोल्यूशन तो फिर और ही वो कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे लोकल पोल्यूशन जहाँ जहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा है वो उसको और बढ़ाएगा। डीकार्बनाइजेशन का जो हमारी गवर्नमेंट ने टारगेट सेट कर रखा है नेट न्यूट्रल होने का 2070 तक, हम लोग वो टारगेट ऐसे अचीव ही नहीं कर पाएंगे। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2026 में हुआ था उसमें जो पंचामृत की घोषणा हमारी गवर्नमेंट ने करी है उसके टारगेट्स हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे। कुछ बड़े प्लेयर जेट इंजन से आगे निकल चुके हैं। अमेज़ॉन और गूगल डाटा सेंटर्स को स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स के थ्रू एनर्जी देने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लॉजिक सिंपल है, न्यूक्लियर एनर्जी लगातार लो कार्बन पावर बिना विंड और सोलर के इंटरमिटेंसी के प्रॉब्लम के करती है। ट्रेडिशनल रिएक्टर्स के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो SMR आसानी से और तेज़ी से बनाए जा सकते हैं। अब फ्रंट कॉस्ट इनकी कम आती है और साथ ही साथ ये बेटर कंटेनमेंट का प्रॉमिस करते हैं अपने। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो SMR ज़्यादा बेटर है, और अगर देखा जाए इस नज़रिए से तो जो जेट इंजन्स हैं वो सोल्यूशन नहीं बल्कि सिम्टम्स हैं। वैसे ये हमें बताता है कि AI स्केल होते वक्त असल जो बॉटलनेक है वो सिर्फ चिप्स या डेटा सेंटर्स नहीं है, शायद इलेक्ट्रिसिटी है। और जब तक ग्रिड्स इस रियलिटी को अडाप्ट नहीं करते हैं, कंपनीज जो काम करेगा वही यूज़ करेंगी, चाहे वो आउटडेटेड ही क्यों ना लगे। अच्छा, इंडिया में अगर देखा जाए तो ये एक रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जैसे टर्बाइन रिफर्बिशिंग और MRO इकोसिस्टम के लिए इसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है। लेकिन पॉलिसी चैलेंज ये आ रहा है कि इमरजेंसी जो सोल्यूशंस होंगे वो लॉन्ग टर्म क्लाइमेट गोल्स को अंडरमाइन ना करें। ये प्रॉब्लम हो सकती है। परमानेंट सोल्यूशन के लिए ग्रिड को अपग्रेड करना, फास्टर ट्रांसमिशन लाइंस बिछाना, और जो हमारे क्लीन पावर है वो एक स्केलेबल लेवल पे हमें ज़रूरत पड़ेगी। SMRs एक रोल इसमें प्ले कर सकते हैं। इंडिया ने फ्रांस के साथ उसमें एक टाई अप किया है यहाँ बनाने के लिए। तो ऐसी लोकेशंस को रिन्यूएबल कैपेसिटी के साथ बेटर अलाइन करना भी ज़रूरी हो जाएगा। तब तक रेगुलेटर्स को टाइट रोप वॉक करना पड़ेगा, क्योंकि जो क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की फ्लेक्सिबिलिटी है वो उसे देनी पड़ेगी। लेकिन वो तब देनी पड़ेगी कि कार्बन इंटेंसिव जो पावर बैकअप है, फॉसिल फ्यूल बेस्ड अगर पावर बैकअप है, उस पर लिमिट्स लगानी होंगी। तो हाँ, जेट इंजन्स अभी AI सर्वर को चला रहे हैं, लेकिन एक बात तो क्लियर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर सिर्फ एल्गोरिदम से नहीं
बल्कि एनर्जी पॉलिसी से भी शेप होगा।